हेलो फ्रेंड्स, एसकेला क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी चर्चा जारी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अर्थात व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में। तो शुरू करते हैं हम आज के विषय को और देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स को लेकर क्या व्यवस्था है। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, कि ये हमारा जो आज का टॉपिक है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो इसके बारे में सबसे पहले हम थोड़े इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। मित्रों, भारतीय संविधान का पार्ट 13 जो आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 301 में ही मूल रूप से फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स का जो है राइट है। आर्टिकल 302 से लेकर आर्टिकल 305 तक के प्रोविजन में वे रिस्ट्रिक्शन बताए गए हैं जो आर्टिकल 301 में प्राप्त स्वतंत्रता पे लगाए जा सकते हैं। अब हम उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखेंगे जो इससे संबंधित हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये अर्थात व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, जो कि आर्टिकल 301 में है। फ्रेंड्स, समस्त भारत क्षेत्र में मुक्त परिवहन एवं मालों के आवागमन को कायम रखना देश की आर्थिक एकता के लिए परम आवश्यक था। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से ही देश के आर्थिक विकास को कायम रखा जा सकता है। संविधान लागू होने से पहले विभिन्न भारतीय राज्य अपने सॉवरेन पावर यानी संप्रभु शक्ति के प्रयोग में अपने राज्य में तथा शेष भारत राज्य क्षेत्र के बीच आयात कर यानी इंपोर्ट टैक्स के रूप में मुश्किलें पैदा करते थे और भारत के विभिन्न राज्यों के बीच मुक्त व्यापार को पनपने नहीं देते थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब संविधान लागू हुआ तो इसके लिए पर्याप्त रूप से प्रोविजन बनाए गए। आर्टिकल 301 आप देख सकते हैं, ये इसमें हमने बताया 301 में ये प्रोविजन है। तो आर्टिकल 301 का जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही है कि राज्यों के बीच सीमा अवरोधों को हटाना तथा उनका एक इकाई के रूप में सृजन करना है ताकि समस्त भारत में व्यापार और वाणिज्य का विकास अबाध रूप से हो सके। यह व्यवस्था जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान की धारा 92 से ली गई है। आप देख सकते हैं, हमने लिख भी दिया है सेक्शन 92 ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रोविजन जो है 301 में जो प्रोविजन है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 92 से लिया गया है। हालांकि सेक्शन 92 केवल इंटर स्टेट ट्रेड के संबंध में ही प्रोविजन बताता है, जबकि हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 301 के अंतर्गत इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों के लिए उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 301 घोषित करता है कि भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य एवं समागम अबाध होगा। अबाध मतलब यानी फ्री होगा। यह स्वतंत्रता केवल इंट्रा स्टेट अर्थात राज्य के अंदर होने वाले व्यापार के लिए ही नहीं बल्कि इंटर स्टेट अर्थात अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए भी है। लेकिन ऐसी स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। ये तो आप जानते हैं कि कोई भी स्वतंत्रता किसी भी देश में लोगों की स्वतंत्रता जो है एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है। आर्टिकल 302 से लेकर आर्टिकल 305 के तहत इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, किंतु ये रिस्ट्रिक्शन केवल वाणिज्य को यानी जो है कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए ही लगाए जा सकते हैं। अर्थात वाहनों के लिए आप देख सकते हैं, ये हमने बता दिया है 302 से लेकर 305 का रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताया गया है। और रिस्ट्रिक्शन किस ग्राउंड पे होंगे? अर्थात जो वाहन होंगे, जो व्हीकल होंगे, तो उनके लाइसेंस, ये लिख दिया हमने, लाइसेंस, ट्रैफिक रूल और प्राइस कंट्रोल, इनको लेकर जो है रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक है, ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स को रेगुलेट करने के उद्देश्य से ही ये जो है रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। इसीलिए ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल माने जाते हैं। अब किसी माल लदे ट्रक का अगर कोई पेपर चेक किया जाए या ड्राइवर का डीएल चेक किया जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि इससे आर्टिकल 301 में दिए गए फ्रीडम का जो है वायलेशन होता है। इसी तरह मूल्य नियंत्रण नियम भी लगाए जा सकते हैं। यदि सड़क या पुल
का टैक्स लिया जाता है तो भी ये संवैधानिक है। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य भी ट्रेड को सुगम बनाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अब हम जो है कुछ केसेस के बारे में, जो इससे रिलेटेड केस हैं, आप देख सकते हैं हमने लिख दिया है, कुछ रिलेटेड केस हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इस कड़ी में जो सबसे पहला केस है वो है अटियाबाड़ी टी कंपनी लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ असम। इसके बारे में हम जानेंगे। तो इस केस में जो है असम राज्य ने असम से बाहर जाने वाली चाय पे टैक्स लगा दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना। क्यों? क्योंकि ये कहीं से भी व्यापार को रेगुलेट करने के लिए प्रतीत नहीं होता था। ठीक है। इसी कड़ी में जो दूसरा केस है वो है, ये आप देख सकते हैं, ये ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस को देखेंगे तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो अटियाबाड़ी केस में जो निर्णय दिया गया था उस पर पुनः विचार किया और यह निर्णय दिया कि रेगुलेशन तथा कंपनसेटरी टैक्स जो व्यापारिक सुविधाओं के प्रयोग पर लगाए जाते हैं आर्टिकल 301 के तहत रिस्ट्रिक्शन नहीं माने जा सकती। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम जो है उन रिस्ट्रिक्शन की बात करेंगे जो आर्टिकल 301 में दिए गए फ्रीडम पे लगाए जाते हैं। तो कुल मिला के दो रिस्ट्रिक्शन है। अब उन दोनों रिस्ट्रिक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आर्टिकल 301 में दिए गए जो है स्वतंत्रताओं पे लगाए जा सकते हैं, जिसके बारे में आर्टिकल 302 से लेके 304 के तहत प्रोविजन बताए गए हैं। अब इसमें क्या है, सबसे ये देखिए, ये हमने लिख दिया है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्टिकल 302 से लेके आर्टिकल 304 तक ये बताया गया है। अब इसमें सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन है ये है कि पार्लियामेंट पावर टू रेगुलेट ट्रेड एंड कॉमर्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब क्या हुआ कि लोकहित में व्यापार एवं वाणिज्य को विनियमित करने की संसद की शक्ति, जो आर्टिकल 302 और आर्टिकल 303 में ये बताया गया है। आर्टिकल 302 जो है संसद को एक राज्य व दूसरे राज्य के बीच अथवा भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग के बीच व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने के लिए प्राधिकृत करता है। मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 302 संसद को ये इम्पावर्ड करता है कि वो भारत राज्य क्षेत्र के बीच या भारत राज्य किसी एक राज्य के बीच जो भी ट्रेड कॉमर्स होता है तो उस पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। और रिस्ट्रिक्शन कैसा होना चाहिए, जैसा कि लोक हित में अपेक्षित हो। अब विधि के द्वारा लगाए गए निर्बंधन लोक हित में है या नहीं, इसकी जांच कौन करेगा? तो इसकी जांच केवल और केवल कोर्ट करेगा। न्यायालय ही इसकी जांच करेगा कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं। लेकिन जो आर्टिकल 302 में जो पावर दिया गया है पार्लियामेंट को, तो इस पावर पे 303 क्या करता है, एक लिमिटेशन लगा देता है। एक तरह से 302 के पावर को लिमिटेड कर दिया, यानी परिसीमित कर दिया। आर्टिकल 303 क्या कहता है, तो आर्टिकल 303 के अनुसार जो है भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में वस्तुओं की दुर्लभता मतलब क्या, यानी स्कैर्सिटी ऑफ गुड्स, अगर उससे उत्पन्न किसी स्थिति से निपटने के लिए संसद ऐसी विधि बना सकेगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य से प्राथमिकता देती हो। ठीक है। अर्थात संसद भेदभाव करते हुए विधि बना सकेगी। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रोडक्शन ऐसा है जिसका मतलब जो क्या है, जो क्वांटिटी में कम है, जो हर जगह नहीं जा सकता, तो उसको क्या माना जाएगा, वो दुर्लभ हो गया। तो अब ऐसे मामले में हर जगह उसको भेजा जाना संभव नहीं है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट ऐसा कानून बना सकती है कि किसी स्टेट में भेजा जाए और किसी स्टेट में न भेजा जाए। मतलब वो इसको लेके भेदभाव कर सकती है और ऐसे विधि बना सकती है। तो 303 में जो ये पावर दिया गया है, तो ये 302 के पावर को लिमिटेड कर देता है, ये लिमिटेड कर देता है। और जो दूसरा रिस्ट्रिक्शन है वो है ये आप देखेंगे कि दूसरा जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या बताता है कि स्टेट पावर टू रेगुलेट ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्टिकल 304 में ये बताया गया है। अर्थात व्यापार एवं वाणिज्य को विनियमित करने की राज्यों की शक्ति। तो जिस तरह से 302 में
जो है पार्लियामेंट को पावर दिया गया है, उसी तरह से 304 में स्टेट को पावर दिया गया है कि वो व्यापार और वाणिज्य को रेगुलेट कर सकता है। 304 क्या कहता है? तो 304 राज्यों को यह अधिकार देता है कि वे दूसरे राज्यों से आयात की गई यानी इंपोर्ट की गई किसी वस्तु पर ऐसा टैक्स इंपोज कर सकते हैं जो उसी प्रकार की राज्य के अंदर उत्पादित या निर्मित वस्तु पर लगाया गया हो। परंतु ये जो रिस्ट्रिक्शन है, जो दूसरा रिस्ट्रिक्शन, तो ये जो स्टेट के लिए है, ये तभी इम्पोज किया जा सकता है। इसके कुछ कंडीशन है। अब इसके क्या कंडीशन है? इसके लिए 3 शर्तें हैं। वो शर्तों में सबसे पहला क्या है कि उस विषय पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी प्राप्त कर लेनी चाहिए। देखिए हमने लिख भी दिया है कि प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो मतलब क्या हुआ कि स्टेट उस टैक्स को इम्पोज करने से पहले, जिस लॉ के तहत वो टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, तो उस लॉ के लिए ये कंडीशन है कि उस पर सबसे पहले क्या हो कि राष्ट्रपति का जो है प्रीवियस सैंक्शन ले लिया गया हो। और दूसरा कंडीशन क्या है? तो दूसरा कंडीशन ये है कि वो जो लॉ है जिसके तहत टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, तो वो क्या हो कि लोक हित में होना चाहिए, यानी पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। अर्थात जिस विधि के तहत टैक्स लगाया जा रहा है वो लोकहित में होना चाहिए। और तीसरा क्या है? तो तीसरा है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी जो लगाया गया रिस्ट्रिक्शन है वो क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यापार व वाणिज्य को रेगुलेट करने के लिए संसद में पर्याप्त शक्ति निहित है। राज्य की शक्ति संसद की शक्तियों के अधीनस्थ होती है। कोई भी राज्य बिना राष्ट्रपति के संस्तुति के रेगुलेट करने वाली विधियों को अधिनियमित नहीं कर सकता है। अटियावारी के मामले में जो टैक्स लगाया गया था, तो वो इलीगल इसलिए माना गया, क्यों? क्योंकि जिस लॉ के तहत वो टैक्स लगाया गया था वो क्या था? राष्ट्रपति के मंजूरी के बिना लगाया गया था। राष्ट्रपति के मंजूरी के बिना वो कानून पास किया गया था, इसीलिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये जो है आज हम लोगों ने फ्रेंड्स ये क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स पर जितनी चर्चा हो सकती थी उस पर विस्तार से हमने किया, और आगे भी यह चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। अपने अगले वीडियो में हम इमरजेंसी प्रोविज़न पर डिस्कशन करेंगे। आपको ये हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।